हाय फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में आईओ मैनेजमेंट के जो हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है तो इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आईओ सॉफ्टवेयर्स होते हैं यानी इनपुट एंड आउटपुट को हैंडल करने के लिए किस किस तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो किस तरीके से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में उनका क्या रोल होता है और कैसे वो ये सारे आईओ इंटरप्ट्स को हैंडल करते हैं या आई रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और हम आसानी से अपने सिस्टम के साथ इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। तो उसके पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इन आईओ सॉफ्टवेयर्स के गोल्स क्या है। What are the goals of these IO softwares? So basically the first goal is the IO softwares is the device independence. अब डिवाइस इंडिपेंडेंस की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, डिवाइस इंडिपेंडेंसी क्या है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट डिवाइस है, डिफरेंट नेचर के इनपुट आउटपुट डिवाइस है, डिफरेंट फंक्शन के इनपुट आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे से ब्रॉडली अगर हम लोग डिवाइड करें तो कुछ इनपुट है और कुछ आउटपुट है, कुछ सिस्टम को भेज रहे हैं, कुछ सिस्टम से ले रहे हैं। तो एक तो कैटेगराइजेशन यही हो गया। उसके बाद उनकी फंक्शनिंग अलग है कि कोई मैकेनिकली काम कर रहा है तो उनका मैकेनिकली काम करने का तरीका अलग है, कोई दूसरे तरीके के मैकेनिकली टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है। सो देयर आर वेरियस नेचर्स एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस की रेंज बहुत ज्यादा है। हमारे पास कई तरह के आज मैक्सिमम हर सिस्टम को जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गए हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सके। तो यहां देखा जाए तो कि हमारे पास अ नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइस को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर सके। तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनमें सबसे पहले एक जेनेरेसिटी लाई जाती है। मतलब उनको इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा या कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा कि सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक जनरल कैटेगरी में, मतलब एक जेनेरेसिटी एक तरीके से उसको कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारे डिवाइस को एक्सेस कर सके, उन सारे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सके एक तरीके से। तो ये जेनेरेसिटी लानी होती है और इसी को हम लोग कहते हैं डिवाइस इंडिपेंडेंस। और अब डिवाइस इंडिपेंडेंस में अगर सबसे एक छोटा सा एग्जांपल है तो डिवाइस इंडिपेंडेंसी कैसे आएगी। तो जब हम लोग डिवाइस इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास अगर आप देखो सिंपली आप डिवाइस मैनेजर में जाते हो तो जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर में बहुत सारे आपको यहाँ डिवाइसेस दिख रहे हैं। तो ये जो डिवाइसेस है, अगर हम लोग मानते हैं कि सिंपली हम लोग यहाँ पे डिस्क की बात करें तो देखो यहाँ पे कितनी तरह के डिस्क है। अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं नेटवर्क डिवाइस की तो यहाँ पे वाईफाई के लिए अलग डिवाइस है, यहाँ पे हमारे पास लैन के लिए अलग डिवाइस है। तो देयर आर वेरियस डिवाइसेस। तो अब इतने सारे डिवाइस है, इतने सारी चीजें हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज को हैंडल कैसे करेगा। सबको अलग अलग नाम से तो सिस्टम नहीं ऐड कर सकता है क्योंकि रोज नए डिवाइसेस बन रहे हैं तो सबका नाम अलग होगा, तो सिस्टम में सबको इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इन्फॉर्मेसिटी लाने के लिए, एक जनरसिटी लाने के लिए डिवाइसेस के नाम को एक यूनिफॉर्मिसिटी दी गई, एक यूनिफॉर्म नेमिंग स्कीम डाला गया। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर डिवाइस का एक हेक्साडेसिमल नंबर से उसको एड्रेस किया जाता है, यानी उसको एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया। उनका नाम यहाँ पे कोई नाम नहीं है, उनके लिए एक हेक्साडेसिमल एड्रेस दिया गया। अब सारे के सारे डिवाइस के लिए एक ही नेमिंग स्कीम है, मतलब वो हेक्साडेसिमल नंबर से एक्सेस किए जाएंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, सारे डिवाइस में जेनेरेसिटी ले आई नेमिंग कन्वेंशन के तौर पे। और इस तरीके से सिस्टम क्या करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा जिससे आइडेंटिफाई होगा कि हम किस डिवाइस की बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर जनरेट करेगा, इससे डिवाइस पता चलेगा कि किस डिवाइस की बात की जा रही है। इसके बाद हमारा जो दूसरा गोल होता है किसी भी आईओ सॉफ्टवेयर का, वो ये होता है कि वो एरर को कैसे हैंडल कर सके। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, मैक्सिमम टाइम पे हार्डवेयर के लेवल पे एरर हैंडल कर लिया जाता है, लेकिन अगर वहां पे नहीं हैंडल हो पाता है तो उस केस में जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो डिवाइस ड्राइवर्स उस एरर को हैंडल करने की बहुत हद तक कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, तो जब वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है तो उसमें अगर कुछ एरर्स आ गए तो डिवाइस ड्राइवर कोशिश करेगा कि जिस ब्लॉकिंग फैक्टर में एरर आया या जिस ब्लॉक में एरर आया उसको दोबारा
रीड करने की कोशिश की जाए, और इस तरीके से वो बहुत हद तक यहाँ पे जो एरर्स जनरेट होते हैं वो डील करने की कोशिश की जाती है। सो यहाँ पे ये दूसरा गोल होता है किसी भी आईओ सॉफ्टवेयर का कि वो क्या कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन आईओ सॉफ्टवेयर का और क्या रोल होगा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में, तो एक जो सबसे बड़ा रोल है कि वो है ट्रांसफर ऑफ डेटा या ट्रांसफर ऑफ बिट्स, वो किस तरीके से ट्रांसफर होंगे। तो देयर आर टू बेसिक मेथड्स, वन इज सिंक्रोनाइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज एसिंक्रोनस मेथड। जैसा कि आप देख रहे हो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस मेथड की बात कर रहे हैं। तो लेकिन इस एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस मेथड को समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डिवाइस थे वो दो तरह के थे। एक वो डिवाइस थे जो ब्लॉक में डेटा भेजते थे और दूसरा वो डिवाइस था जो कि स्ट्रिंग में डेटा भेजता था। तो जब एसिंक्रोनस ट्रांसफर की बात करेंगे तो वहां पे हमारा क्या होगा, इंटरप्ट ड्रिवन ट्रांसफर होगा। जबकि हम लोग सिंक्रोनाइजेशन की बात करेंगे तो वहां पे ब्लॉकिंग की बात करते हैं, मतलब एक एक ब्लॉक करके वहां पे सिंक्रोनाइज है, वन ब्लॉक देन वन ब्लॉक देन वन ब्लॉक। बट जब हमारा स्ट्रीम में डेटा ट्रांसफर होगा तो उस समय हमें क्या करना होगा, एक इंटरप्ट जनरेट करना होगा ताकि ये सारे डेटा एक ट्रांसफर किए जाए। फिर वो इंटरप्ट अगर ट्रांसफर कंप्लीट हो गया तो इंटरप्ट को क्या कर दिया जाएगा, डिसेबल कर दिया जाएगा ताकि अब दूसरा कोई डेटा ट्रांसफर कर सके। तो इस तरीके से ट्रांसफर के डिफरेंट टाइप्स है, तो कौन सा टाइप हमारा कौन सा डिवाइस है वो कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करेगा, तो ये सारी चीजें कौन डिफाइन करेंगे, तो हमारे आईओ सॉफ्टवेयर डिफाइन करेंगे। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे आईओ मैनेजमेंट का या आईओ मैनेजर का, वो ये है कि हमारे पास जो डिवाइसेज हैं वो या तो शेयरेबल डिवाइसेज भी हो सकते हैं या फिर आपके वो डेडिकेटेड डिवाइसेस हो सकते हैं। अब शेयरेबल डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि लेट्स सपोज कि एक ऑफिस में लोकल एरिया नेटवर्क है और वहां पे एक प्रिंटर है और सारे के सारे कंप्यूटर उसी एक पर्टिकुलर प्रिंटर को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रिंट आउट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, वो प्रिंटर एक शेयरेबल डिवाइस है, यानी हर सिस्टम उस पर्टिकुलर प्रिंटर को यूज कर रहा है। तो यानी अब यहां पर नेचर ऑफ वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। अगर वो केवल डेडिकेटेड होता, एक ही मशीन के साथ अटैच्ड होता तो इन सारी चीजों को भी कैसे हैंडल किया जाएगा, तो ये आईओ सॉफ्टवेयर इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं। तो बेसिकली ये जो गोल्स हैं, ये गोल्स आखिर अचीव कैसे किए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है ना, एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है और वो एक लेयर बनाया गया, 4 लेयर आर्किटेक्चर है, जिसकी मदद से वहां पे हर लेयर पे कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है या कुछ टास्क वहां पे एग्जीक्यूट किया जाता है और हर लेयर का अपना एक इंडिविजुअल टास्क है, जिससे कि जो यूजर से लेके हार्डवेयर तक क्या क्या मैकेनिज्म चला, एक इनपुट एक रिक्वेस्ट जो आया है उसको एग्जीक्यूट करने से लेके उसके आउटपुट मिलने तक की, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक लेयर आर्किटेक्चर से समझते हैं। तो ये जो आईओ सॉफ्टवेयर से जो लेयर्ड आर्किटेक्चर में डिफाइंड है वो बेसिकली काम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे बात होती है कि यूजर ने किसी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को इनपुट को और या आउटपुट रिक्वेस्ट करा है विद द हेल्प ऑफ एनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और वो हार्डवेयर तक एग्जीक्यूशन के लिए जाए या हार्डवेयर से उसका रिस्पांस मिले, तो ये कैसे पॉसिबल है या किस तरीके से होगा, तो उसको हम एक लेयर आर्किटेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि देयर आर 4 लेयर्स एंड दिस इज द बॉटम लेयर, द इंटरप्ट हैंडलर्स, the next layer is device driver, and above this is a device dependent operating system software, and the first layer is user level software। तो सबसे पहले हम लोग यहां से नहीं इधर से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो इंटरप्ट हैंडलर्स क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इंटरप्ट्स की बात करें। तो जैसा कि इंटरप्ट्स के बारे में हमें पता है कि इंटरप्ट्स क्या होता है, कोई भी टास्क अगर हमें सीपीयू से एग्जीक्यूट कराना है, तो कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस या किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होता है, सीपीयू को एक इंटरप्ट सिग्नल भेजना होता है और एक इंटरप्ट इनेबल सिग्नल भेजा जाता है। सीपीयू उसके बदले में क्या करता है, एक्नॉलेज करता है कि हाँ अगर आपने जो इंटरप्ट दिया है यानी वो प्रोसेसिंग हम करने के लिए है, तो हमें इंटरप्ट के बदले एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो हमारा टास्क एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर कोई टास्क एग्जीक्यूट कराना है, प्रोसेस कराना है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, क्योंकि बात तो यही हो रही है कि सीपीयू ही सारा एग्जीक्यूशन करना है, तो वो क्या करता है, सीपीयू को एक इंटरप्ट भेजेगा। जब तक सीपीयू को इंटरप्ट नहीं जाएगा, सीपीयू कोई टास्क नहीं हैंडल कर रहा है। सीपीयू अगर कोई काम कर रहा है, उसका काम खत्म हो गया, चुपचाप क्या हो जाएगा, सिटिंग आइडल। देन कोई एक रिक्वेस्ट आया, इंटरप्ट इनेबल रिक्वेस्ट आया, तो जैसे इंटरप्ट इनेबल रिक्वेस्ट आएगा तो सीपीयू उसके करस्पॉन्डिंगली क्या करेगा, टास्क एग्जीक्यूट करेगा। तो वो सारे इंटरप्ट्स जो आ रहे हैं, उन इंटरप्ट्स को हैंडल कौन करता है,
तो ये इंटरप्ट हैंडलर्स ये काम करते हैं। अब ये जो इंटरप्ट्स आ रहे हैं वो बेसिकली क्या होते हैं उसको समझने के लिए फिर से हम लोग यहाँ ऊपर से आते हैं, यूजर लेवल सॉफ्टवेयर क्या है। तो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, सॉरी कोई भी एक डिवाइस है, जब वो उसके लिए उसके टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें भेजना होगा तो वो कहां तक पहुंचेगा, हार्डवेयर लेवल तक। लेकिन यूजर क्या करेगा, यूजर उसको रिक्वेस्ट, यूजर एक प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा। यूजर क्या करेगा, किसी एक प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा और वो प्रोग्राम क्या होगा, एक यूजर लेवल सॉफ्टवेयर होगा। और वो यूजर लेवल सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, तो वो एक लाइब्रेरी प्रोसीजर होता है। अब जैसे मान लो आप डॉस की बात करते हो, आप डॉस में क्या चाहते हो कि हार्ड डिस्क पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए क्या आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क पे ओपन करोगे और वहां पे डायरेक्टरी क्रिएट कर दोगे, पेन से लिख दोगे, ऐसा तो होता नहीं है। वहां पे आप क्या करते हो, एक सिस्टम कॉल का इस्तेमाल करते हो या किसी कमांड को यूज करते हो। जैसे md कमांड यूज करते हो, अगर यूनिक्स की बात करते हैं तो mkdir कमांड आप यूज करते हैं। तो ये जो सिस्टम कॉल्स होते हैं, जो आउटसाइड कर्नल जितने भी सारे टास्क है या ऑपरेशंस है, आउटसाइड कर्नल्स का ये एक लाइब्रेरी है। और यहां पे वो सारे लाइब्रेरी में जो भी प्रोसीजर्स है वो यूजर लेवल सॉफ्टवेयर से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सारे डिवाइसेस के लिए कॉमन होता है। सबसे पहली बात, ये डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या होता है, सारे डिवाइसेस के लिए कॉमन होता है। और इसका काम ये होता है कि यूजर लेबल्स जो सॉफ्टवेयर है उसको डिवाइस ड्राइवर से क्या करे, इंटरैक्ट कराए। यूजर लेबल सॉफ्टवेयर का डिवाइस ड्राइवर से इंटरैक्शन कराने का काम किसका है, तो इस डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी डिवाइस इंडिपेंडेंट ओएस सॉफ्टवेयर का। अब ये डिवाइस डिपेंडेंट ओएस सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या है, बेसिकली इसमें किन क्या क्या चीजें होती है। तो ये जो डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका काम होता है कि जो हमने बताया था अभी डिस्कस किया था कि एक नेमिंग कन्वेंशन होता है, एक यूनिफॉर्मिसिटी लाई जाती है। तो ये जो यूनिफॉर्मिसिटी हमने हार्डवेयर लेवल पे लाई है, लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल पे वो यूनिफॉर्मिसिटी नहीं है। तो इन दोनों के बीच का मैपिंग कौन कराएगा कि किस कोड को किस डिवाइस ड्राइवर को पास करना है, किस प्रोग्राम का, किस यूजर लेवल सॉफ्टवेयर का जो डेटा है या फिर जो रिक्वेस्ट है वो किस डिवाइस ड्राइवर को पास करना है। तो वो चूंकि ये सबके लिए कॉमनली काम करता है, तो ये क्या करता है, एक सिंबॉलिक तरीका कुछ है इनका ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना, या जैसे मैंने बताया नेमिंग कन्वेंशन है जहां पे हेक्स कोड यूज किया जा रहा है। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि यहां से इनके फॉर्मेट में डेटा को लेके या इनका जो डेटा है वो यहाँ किस डिवाइस ड्राइवर से कम्युनिकेट कराना है, मैप कराने का काम कौन करेगा, ये डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जब डिवाइस ड्राइवर की बात करते हैं तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर में डिवाइस का कोड होता है, डिवाइस का कोड। यानी अब जैसे मान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमने कहा, हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास अ नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं और हर इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग तरीके से काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस कैसे काम करते हैं, इनके प्रोग्राम को फिट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कोई भी एक डिवाइस बनाया जाता है तो उसके साथ उसका डिवाइस ड्राइवर भी क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और वो डिवाइस ड्राइवर में कोड होता है कि वो डिवाइस आखिर कैसे चलेगा। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो किसी एक खास डिवाइस को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं, या ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ डिवाइस को चलाने के लिए आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मली आपके जब इंस्टॉल करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड और माउस के डिवाइस ड्राइवर होते हैं, वीजीए के ड्राइवर होते हैं, लेकिन प्रिंटर का ड्राइवर नहीं होता। आपको क्या करना होता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। आप स्कैनर खरीद के लाते हो, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता। तो वो प्रिंटर कैसे रन करेगा उसका जो कोड है वो कहाँ होता है, इस डिवाइस ड्राइवर में होता है। तो डिवाइस ड्राइवर एक बार यूजर लेबल सॉफ्टवेयर को
क्या किया गया, पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर के साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, मैप कर दिया गया इस डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। तब वो क्या करेगा, ये डिवाइस ड्राइवर अब इंटरप्ट जनरेट करेगा और किसको भेजेगा, इंटरप्ट हैंडलर को भेजेगा, और इंटरप्ट हैंडलर क्या करेगा, सीपीयू से टास्क एग्जीक्यूट कराएगा। तो इस तरीके से ये सारे आईओ सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, मिलके आपके किसी भी इनपुट रिक्वेस्ट को या आउटपुट रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आईओ सॉफ्टवेयर्स, द यूजर लेवल सॉफ्टवेयर, द डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स एंड इंटरप्ट हैंडलर्स। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।